हेलो हाय एवरीवन। नमस्कार सभी को और सभी का एक बार फिर लर्न अ मोमेंट चैनल पर स्वागत है। और आज हम संविधान में मौलिक अधिकारों में यानी संपत्ति के अधिकार की जो वर्तमान स्थिति क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 31 का 31 खास और 31 सी यानी 31 ए बी और सी के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या है अनुच्छेद वर्तमान स्थिति इसकी क्या है। तो देखिए, मौलिक अधिकार की फंडामेंटल की बात करें तो भाग 3 में इसका वर्णन है। ठीक है, भाग 3 में वर्णन है। और मौलिक अधिकार कितने हैं यानी जो हमारा जो मूल संविधान है, मूल संविधान, ठीक है, मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में कितने अधिकार थे? मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों की बात की गई है। ठीक है, 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार थे मूल संविधान जो हमारा है। और 7वां क्या था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार हमारा यानी 7 मौलिक अधिकारों में से 7वां हमारा था संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का जो संपत्ति का अधिकार था वो किसमें रखा गया था? यानी 19 वन यानी 4 में था, दूसरा था 31 यानी 31 में। ठीक है, यानी जो हमारा जो हमारा मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे और 7 मौलिक अधिकारों में एक था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार में जो प्रावधान था वो अनुच्छेद 19 में और अनुच्छेद 19 में और अनुच्छेद 31 में। 19 में क्या कहा गया था? संपत्ति का अर्जन या अधिग्रहण, अर्जन या अधिग्रहण या व्ययन, व्ययन मतलब या खर्च, ठीक है, खर्च या फिर धारण मतलब किसी को भी संपत्ति रखने का अधिकार है, धारण यानी अर्जन करने का अधिकार है और उससे निपटने का भी अधिकार है, यानी उसको रखने का अधिकार है और उसको बेचने का यानी खर्च करने का भी अधिकार है। तो इस तरीके से ये प्रावधान था किसमें? अनुच्छेद 19 में था। और 31 में क्या कहा गया था कि प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो नागरिक हो चाहे वो गैर नागरिक हो, सभी को जो है संपत्ति रखने का अधिकार है, यानी संपत्ति रखने का अधिकार। ठीक है, संपत्ति रखने का अधिकार। ठीक है, संपत्ति रखने का अधिकार कि चाहे नागरिक हो या फिर गैर नागरिक हो, दोनों को जो है संपत्ति रखने का अधिकार था। यानी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था। संपत्ति को वंचित करने से के खिलाफ जो है अधिकार प्राप्त था नागरिकों को। तो इस तरीके से ये दोनों अच्छे अनुच्छेद थे, यानी जिसमें मूल संविधान में जो हमारे संपत्ति के अधिकार की बात की गई थी उसमें जो है 19 और 31 की जो बात की गई है। 19 में आपको पता है कि 19 अनुच्छेद में ऑलरेडी जो है छह थे अधिकार, 6 अधिकारों की स्वतंत्रता की बात की गई है, स्वतंत्रता यानी फ्रीडम। इसमें 6 अधिकार थे, पहले 7 थे, अब प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 6 हैं। 7वां ये था, नहीं इसको बाद में हटाया गया है। तो अभी जो है यानी अभिव्यक्ति का विचार, अभिव्यक्ति या स्वतंत्रता का विचार या सम्मेलन करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार और कहीं भी जाने यानी घूमने का, भारत के क्षेत्र के अंदर घूमने का अधिकार और कहीं भी निवास करने का अधिकार और कहीं भी जो है व्यापार करने का अधिकार। और 7वां ये था। तो पहले 7 थे लेकिन अब यहाँ पे भी 6 हो गए हैं। ठीक है, और ये था 31 में। तो सभी को पता है 7 मौलिक अधिकार कौन है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार यानी संस्कृत संबंध, कल्चर से संबंधित जो अधिकार है, और फाइनली संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो बात की गई है। तो 7 अधिकार थे पहले। ठीक है, यदि वर्तमान की स्थिति बात करें तो वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार हैं। तो जो संपत्ति का अधिकार जो यहाँ पे था, इन दोनों को 44वें संविधान संशोधन
44वें संविधान संशोधन 1978 में निरस्त कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, निरस्त कर दिया गया था, इन दोनों को निरस्त कर दिया गया था और इसे भाग, समझते रहिए, नोट भी करते रहिए, भाग 12 के अनुच्छेद यानी 300 का या ए में विधिक अधिकार के रूप में, विधिक अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया था, के रूप में जोड़ दिया गया। ठीक है, विधिक अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया और इसमें साथ ही ये जोड़ दिया गया कि बिना कोई कानून बनाए, बिना कोई कानून बनाए किसी को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, देखिए ये समझिए कि जो पहले मौलिक अधिकार था, ठीक है, जो पहले मौलिक अधिकार था और उसको बाद में विधिक अधिकार के रूप में, किसके रूप में, विधिक अधिकार के रूप में जोड़ा दिया गया। तो देखिए अधिकार की बात करें तो संविधान में जितने भी अधिकारों का मेंशन किया गया, जितने भी अधिकारों की बात की गई है, वो सभी कैसे अधिकार होते हैं, वो सभी कैसे अधिकार होते हैं, संवैधानिक अधिकार, यानी जिस भी अधिकार की बात जो है संविधान में की गई है, उन अधिकारों को क्या कहा जाएगा, संवैधानिक अधिकार। ठीक है, तो अगर कहा जाए कि जो है सभी अधिकार यानी संविधान में जो भी अधिकार हैं मौलिक, अब संवैधानिक अधिकारों में कुछ मौलिक अधिकार हैं और कुछ विधिक अधिकार हैं। ठीक है, विधिक अधिकार है, विधिक। अब मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं यानी जो भाग 3 में जिनकी बात की गई, जिनका भाग 3 में बात की गई है, वो मौलिक अधिकार है। ठीक है, भाग 3 को छोड़ करके जितने भी अधिकार आएंगे वो सब विधिक अधिकार में आएंगे। मौलिक अधिकार इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि न्यायालय के द्वारा इनको सुरक्षा प्रदान है, न्यायालय के द्वारा सुरक्षा प्रदान है, इसलिए इन्हें मौलिक कहा जाता है। ठीक है, मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यायालय के द्वारा उन्हें सुरक्षा प्रदान है। और अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 32 और 13 जो है मौलिक अधिकारों को सुरक्षा और गारंटी प्रदान करते हैं। तरीके से 13 जो तरीके से सुरक्षा कवच प्रदान करता है, यानी इसका मतलब ये है कि मौलिक अधिकार जो हमारे हैं, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर, यानी अनुच्छेद 32 हमें ये अधिकार प्रदान करता है कि मौलिक अधिकार हनन होने पे हमें सीधा जो है न्यायालय जाने का अधिकार है, चुनौती देने का अधिकार है। और अनुच्छेद 13 ये कहता है, तरीके से सुरक्षा कवच प्रदान करता है कि अगर कोई विधि या कानून सरकार के द्वारा बनती है, बनाई जाती है, अगर वो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से असंगत पाया जाता है तो उसे शून्य घोषित किया जाएगा। तो इस तरीके से दोनों जो अधिकार, ये दोनों जो अनुच्छेद हैं वो मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, 7 मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करते थे। लेकिन आपने देखा कि जो प्रावधान थे उनको बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 में निरस्त कर दिया गया। तो निरस्त करने की नौबत ही क्यों आई, उसके पीछे भी कुछ ऐसी समस्याएं आई थी। जब संविधान लागू हुआ, ठीक है, संविधान लागू होते ही जो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित विवाद शुरू हो गए। संपत्ति, जैसे ही संविधान लागू हुआ, संपत्ति का अधिकार सबसे ज्यादा विवादास्पद रहा। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या रहा, विवादास्पद रहा। इसलिए संसद और उच्चतम न्यायालय के बीच जो है विवाद उत्पन्न हुए और इन्हीं विवादों को सॉल्व करने के लिए
संशोधन किए गए और उन संशोधनों के द्वारा 31A, 31B, 31C जोड़ा गया। ठीक है, यानी इन विवादों को सॉल्व करने के लिए 31A, 31B, 31C जो है जोड़ा गया। इनके बारे में समझेंगे कि जो वर्तमान स्थिति है 31A, 31B, 31C क्या कहता है और क्यों जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में जो है क्वेश्चन काफी अच्छे खासे बनते हैं इसमें। तो ये हुआ। अब देखिए पहले संशोधन हुई है, ठीक है, संशोधन हुई है जिसके द्वारा जो है 31A को जोड़ा गया। तो इसमें बात करें, ठीक है, एक और अधिकार देख लेते हैं, यानी जब संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर उसे जो है विधिक अधिकार के रूप में भाग 12 में अनुच्छेद का में रखा गया। ठीक है, तो इसके पहले भी कुछ संशोधन किए गए, क्योंकि जो समाज में यानी राज्य के द्वारा जो समाज में समानता लाने का जो एक उद्देश्य था कि समाज में जो है समानता स्थापित की जाए, और उस समय जो है यानी जमींदारी व्यवस्था उन्मूलन के लिए जमींदारी व्यवस्था उन्मूलन के लिए जमींदारी व्यवस्था जमींदारी प्रणाली उन्मूलन के लिए कानून बनाए गए, यानी भूमि सुधार से संबंधित कानून बनाए गए, और इन्हें लागू करने के लिए जब प्रयास किया गया तो जो जमींदार थे, यानी सरकार का उद्देश्य क्या था कि जिनके पास जमीन ज्यादा है, जिनके पास भूमि ज्यादा है, उनसे लेकर के जिनके पास बिल्कुल भी नहीं है उनको दी जाए। तो इस तरीके से यानी भूमि सुधार की जो एक समय चला, भूमि सुधार जो लाए गए, नियम कानून बनाए गए सरकारों के द्वारा, तो उसमें जो है ये विवाद शुरू हुआ कि जब एक तरीके से पहले से ही संपत्ति का अधिकार एक जो है मौलिक अधिकार के रूप में दे रखा लोगों को दिया गया, तो अब ये पहले से प्रावधान था कि मौलिक अधिकार हनन होगा तो सीधा से सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, हमें अपने मौलिक अधिकारों को बचाने का अधिकार है। अब दूसरी तरफ जो है सरकार का प्रयास है कि जिनके पास संपत्ति ज्यादा है, जिनके पास भूमि ज्यादा है, उनसे लेकर के जिनके पास नहीं है उनको दी जाए। तो इस तरीके से दोनों कंट्राडिक्शन हो गया, यानी दोनों अपोजिट चीजें हो गई। तो इसी अपोजिट चीजों को जब समाधान करने के लिए जो है कुछ प्रावधान किए गए, कुछ अलग से जो है प्रावधान जोड़े गए। तो जैसा कि एक 44वें संविधान संशोधन में तो किया ही गया, लेकिन इसके अलावा जो है और भी किए गए, जैसे अनुच्छेद 30 पहले देख लेते हैं ना। अनुच्छेद 30 में देखिए, अनुच्छेद 30 में हम लोग जानते हैं कि अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित बात की गई, उनको स्वतंत्रता प्रदान की गई है, लेकिन उसके अलावा भी अनुच्छेद 30 में कुछ रखा गया है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। अक्सर बहुत ही कम देखने को मिलता है, जानने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे ये कहा गया है जो अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था से संबंधित अधिग्रहण, ठीक है, क्या है अधिग्रहण करने पर राज्य जो है राज्य हर्जाना देगी, राज्य हर्जाना या क्षतिपूर्ति देगी। यानी क्या कहा गया है, 30 में ही जोड़ा गया था। ये कब जोड़ा गया था, ये 44वें संविधान संशोधन में ही जोड़ा गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में ही 30 में जो है यानी इस क्लॉज को जोड़ा गया था। क्यों जोड़ा गया था, क्योंकि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था से संबंधित अगर कोई संबंधित अधिग्रहण करने पर राज्य हर्जाना या क्षतिपूर्ति देगी, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ, अब जो वहां पे प्रावधान था कि संपत्ति को यहाँ से खत्म कर दिया गया, मौलिक अधिकार खत्म कर दिया गया था, तो बाद में किया गया, लेकिन उसी समय जो है कुछ और प्रावधान किए गए
कि उनको छूट दी गई कि जो अल्पसंख्यक जो शैक्षणिक संस्थान है अगर उनसे संबंधित कोई भूमि या संपत्ति है उसका अर्जन करती है, अधिग्रहण करती है सरकार, तो उसके बदले सरकार का दायित्व बनता है कि वो हर्जाना दे और क्षतिपूर्ति दे। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 30 में कहा गया, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में ही जोड़ा गया था। तो ये 30 में है, इसको ध्यान रखिए। आप पढ़ते हैं 31A में क्या है। ठीक है, 31A में क्या कहा गया है, देखिए बहुत सिंपल सा है, दिमाग में थोड़ा बैठाते रहिए, चलते रहिए, समझते रहिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा वर्तमान स्थिति क्या है इसकी। अब 39 जो ए है इसमें देखिए जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान संशोधन 1951 जो फर्स्ट अमेंडमेंट संविधान संशोधन 1951 हुआ था, इसमें 31A में जोड़ा गया कि यदि लोकहित में गवर्नमेंट यानी सरकार या राज्य, जैसे कह सकते हैं राज्य या गवर्नमेंट कोई संपत्ति अधिग्रहित करती है, कोई संपत्ति अर्जन करती है या अधिग्रहण करती है अधिग्रहण करती है तो यानी फंडामेंटल राइट्स के आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसका मतलब क्या हुआ, यानी फर्स्ट अमेंडमेंट संविधान संशोधन यानी जब जिस समय संपत्ति के अधिकार हटा भी नहीं था, जिस समय ऑलरेडी बरकरार बना हुआ था, इसमें हटाया भी नहीं गया था, उसी समय जब यानी सरकार और उच्चतम न्यायालय के बीच देखिए विवाद काफी देखने को मिले। ठीक है, तो संसद के द्वारा क्या किया गया, संसद ने जो है फर्स्ट अमेंडमेंट किया यानी 1951 में, और ये प्रावधान जोड़ दिया कि लोकहित में, ठीक है, जैसे कि लोग जमींदारी उन्मूलन के समय जब लोगों की जमीन ली जा रही थी तो वो फड़क से जो है न्यायालय पहुंच जा रहे थे चुनौती देने के लिए, तो इसलिए सरकार जो है कुछ नहीं कर पा रही थी। इस वजह से उसने संसद ने निर्णय लिया, यानी संसद के द्वारा जो बिल बनाया गया, संशोधन किया गया, उसमें ये क्लॉज जोड़ दिया गया, कहा गया कि अगर लोकहित में यानी लोकहित में लोगों के कल्याण के लिए अगर सरकार कोई संपत्ति अधिग्रहित करती है, अर्जन करती है, तो इस आधार पर नहीं, फंडामेंटल राइट के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, इसको जोड़ा गया। सिंपल सी चीज है कि जो विवाद का जो बाधा बन रही थी उसी चीज को रोकने के लिए संसद के द्वारा ये प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ओवरऑल समझते रहिए, समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो ये प्रावधान किया गया। अब देखिए 31A में ही यानी ये एक और जोड़ा गया, इसके बाद में इसी में एक और जोड़ा गया, दो वाली एक दूसरा भी इसमें एक जो बात कही गई उसको जोड़ा गया था बाद में 17वां, उसको कब जोड़ा गया, 17वां संविधान संशोधन 1964 में कहा गया था। संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1964 में ये कहा गया कि जो कृषि योग्य भूमि है, कृषि योग्य मतलब देखो ये बता रहे हैं, कृषि योग्य की भूमि अगर सरकार लेती है, ग्रहण करती, कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण करने पर हर्जाना या क्षतिपूर्ति। इसको कैसे समझें, देखो इसको ऐसे समझते हैं, इसको मिटा देते हैं ताकि थोड़ा क्लियर दिखे। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई किसान जो है जिस जमीन पर खेती कर रहा है और उसकी खेती करने योग्य जमीन है और उसको मान लीजिए सरकार को जरूरत है कि उस जमीन वहाँ पे सड़क निकल रही है, रोड निकल रहा है, कोई ऐसी
सार्वजनिक संस्था बनानी है जो लोगों के कल्याण के लिए हो या लोगों के हित के लिए हो, तो जो है सरकार अगर जमीन लेती है किसानों की, तो उसके बदले बाजार मूल्य पर, यानी जो बाजार में जो मूल्य चल रहा है और उसी मूल्य पर जो है उसको जो जितना मुआवजा होगा, जितना भी क्षतिपूर्ति होगी, वो सरकार का दायित्व बनता है, वो किसान को देगा। ठीक है, तो ये 17वां संविधान संशोधन 17 संविधान संशोधन यानी 1964 में इसे जोड़ा गया था बाद में, यानी जब विवाद खत्म नहीं हुआ तब भी, जब विवाद खत्म नहीं हुआ था उसके बाद में फिर ये डिसाइड किया गया, यानी ये लोक हित में जब जमीन देनी जाने लगी, तो इसमें कुछ लोग जो किसान थे वो पिसने लगे। मान लीजिए आपको किसान किसी की वही जमीन ऐसी जो है जहाँ पे खेती कर रहा वही अच्छी हो और वो सरकार के द्वारा ले ली जाए, तो वो जो है नागरिक जो जिसकी खेती थी वो तो बर्बाद हो जाएगा। तो कुछ ऐसे विवाद उठने लगे, इसी वजह से जो है बाद में प्रावधान एक और किया गया, यानी अगर कोई कृषि योग्य भूमि है जहाँ पे कृषि अच्छी फसल हो रही है, अगर वो जमीन सरकार ग्रहण करती है लोकहित के लिए, उसके बावजूद भी तो वो हर्जाना देगी सरकार जो है जिसकी जमीन लेगी अगर कृषि योग्य भूमि है। ठीक है, अब ये 31A हो गया, तो यानी ये 17वां समय 1964 में जोड़ा गया था इसको, और इसको 1951 में, तो ये 31A हो गया। अब बात करेंगे 31B को। देखिए फर्स्ट अमेंडमेंट 1900 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। 31B को कब जोड़ा गया? 1951 में जोड़ा गया, और इसमें नवी अनुसूची से संबंधित कानून जोड़े गए। नवी अनुसूची से संबंधित कानून जोड़े गए। ठीक है, और इनको न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया। न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया। न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया कैसे? देखिए, यानी इसमें संसद ने व्यवस्था की, जब देखा कि जो कानून बना रही थी भूमि सुधार से संबंधित जो समस्याएं आ रही थी, एक तरीके से जो विवाद चल रहा था सरकार और जो है यानी संसद और जो सुप्रीम कोर्ट के बीच में, तो इन विवादों के चलते संसद ने ऐसा किया कि नवी अनुसूची जोड़ दी। ठीक है, यानी भूमि सुधार उन्मूलन जो जमींदारी उन्मूलन व्यवस्था थी उससे संबंधित जो कानून बनाए उसको नवी अनुसूची बनाई गई, और नवी अनुसूची में ऐसा जोड़ दिया गया प्रावधान कि जो नवी अनुसूची में जो कानून अधिनियम जो कानून या विधि रख दी जाएगी उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे यानी फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में जो हुआ कि नवी अनुसूची से तो हम 31B की बात कर रहे थे। फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। नवी अनुसूची से संबंधित जो कानून थे उसको 31B में रखा गया था, और इनको न्यायिक समीक्षा से, मेन पॉइंट क्या है, न्यायिक समीक्षा से इनको बाहर रखा गया था। ठीक है, इनको न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया था। न्यायिक समीक्षा क्या होती है? यानी कानूनों की संवैधानिक जांच करना। ठीक है, न्यायालय के द्वारा कानून की संवैधानिक जांच की जाती है। अगर लगता है कि कोई नियम या विधि ऐसी बनी है जो है कानून यानी संवैधानिक यानी जो मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, तो जो है उस कानून को रद्द कर दिया जाता है, शून्य घोषित कर दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो भूमि सुधार संबंधित जो कानून थे उनको नवी यानी बी सूची में जो जोड़ा गया था, उनसे संबंधित जो कुछ कानून थे वो यहाँ पे जोड़ दिए गए, रख दिए गए, और यानी इसलिए ऐसा कहा गया कि इनकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। ठीक है, इनकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है, तो इनको न्यायिक सूची से बाहर रखा गया। मेन पॉइंट ये है। ठीक है, नवी अनुसूची से इनको कब जोड़ा गया? 1951 में जोड़ा गया था 31B को। ठीक है, 31B आया वो क्लियर हो गया होगा कि इसमें 19 नवी अनुसूची से संबंधित जो कानून है वो 31B में जोड़े गए थे, और इसको इन कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया। ओके, अब बात करते हैं 31C। अब बात करेंगे 31C। 31C क्या कहता है, समझ लीजिए।
31C या गा, इसमें ये कहा गया कि जो 39B और 39C को लागू करने के लिए सरकार कोई यानी राज्य कोई विधि बनाती है तो इस आधार पर चुनौती यानी इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि अनुच्छेद 14 और 19 का हनन हो रहा है, ठीक है, उल्लंघन हो रहा है या हनन हो रहा है, इस आधार पे चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सरकार यदि कोई कानून, ठीक है, 39B 39C को लागू करने के लिए सरकार के द्वारा कोई विधि या कानून बनाती है तो इस आधार पे चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो यानी वो 14 अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का हनन हो रहा है। तो 31C कहता है कि यदि कोई सरकार जो है 39B 39C को लागू करने के लिए राज्य कोई विधि बनाती है तो इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि अनुच्छेद 14 और 19 का हनन हो रहा है या उल्लंघन हो रहा है। तो यानी यहाँ पे देखिए और जो अनुच्छेद 13 था वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, ठीक है, यानी यहाँ पे लागू नहीं होता है। वैसे क्या था, अनुच्छेद 13 और जो है 32 देख रहे थे कि कैसे सुरक्षा प्रदान करता है मौलिक अधिकारों को, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद बी और अनुच्छेद सी में ऐसा क्या कहा गया है ये जानते हैं, ठीक है, अनुच्छेद बी 39B 39C में ऐसा क्या कहा गया है जो वहां पे जो है ये अनुच्छेद 13 लागू नहीं होता है। तो आइए देखते हैं, देखिए यहाँ बात करते हैं, इसमें 39B में ये कहा गया है कि जो समुदाय के हितों के लिए भौतिक संसाधनों का समवितरण होना चाहिए। 39B में ये कहा गया है सामुदायिक हितों के लिए समुदाय के हितों के लिए भौतिक संसाधनों का समवितरण, कैसा समवितरण, ठीक है, समुदाय के हितों के लिए भौतिक संसाधनों का समवितरण, ठीक है, यानी भौतिक संसाधनों का इस तरीके से वितरण होना चाहिए कि समाज के सभी लोगों को समान रूप से जो संसाधन उपलब्ध हो, ठीक है, किसी को ऐसा नहीं हो कि सारे संसाधन जो भौतिक संसाधन अपने भारत के या अपने देश के जो संपदाएं हैं वो किसी एक ही व्यक्ति को या कुछ ही लोगों को मिल जाए। तो कैसा होना चाहिए, समवितरण होना चाहिए, ठीक है, समान रूप से बांटना जाना चाहिए। ये जिम्मेदारी किसकी बनती है, सरकार की, ठीक है। अब इसी समानता को लाने के लिए ये सरकार जो यहाँ पे कर रही है, मान लीजिए यहाँ पे 14 में ये कहा गया है कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार है, तो अगर ऐसा है तो फिर जो गरीब है या फिर जो जिनके पास संसाधन नहीं है तो उनको कैसे, यानी जब सभी को समान हो जाएंगे तो यानी समाज में समानता को लाने के लिए, लोक कल्याण के लाने के लिए कुछ मौलिक अधिकारों को दबाया गया, कम किया गया। क्यों? क्योंकि भौतिक संसाधन सभी को समान रूप से मिले। ये नहीं कोई कहना चाहिए नहीं सभी यहाँ पे सभी समान है, तो और भी सारे कारण हैं। 39C में ये कहा गया है
यानी धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना। संकेंद्रण मतलब कंसंट्रेशन, रोकना मतलब एक ही व्यक्ति या रोकना, किसी एक ही व्यक्ति के पास सारे धन और उत्पादन के संसाधन ना एकत्रित हो, ना इकट्ठा हो, ना मतलब हो। सभी लोगों को, समाज में जितने भी लोग नागरिक हैं, अभी जो भी यहाँ पे प्रजा है, जनता है, सभी को अधिकार है कि सभी को मिलने चाहिए। ठीक है, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना। ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन को रोकने की बात हो रही कि एक ही जगह सारे जो संसाधन है, जो धन है, वो एक ही व्यक्ति को ना मिले। तो ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट है कि ये समाजवादी दर्शन सिद्धांत है बीपीएसपी का, और आप लोग पढ़ चुके हैं कि इनका उद्देश्य क्या है। यानी संविधान निर्माताओं के द्वारा ये कल्पना की गई थी, आशा की गई थी आने वाले समय में कि समाज में जो है सभी के समाज कल्याण के लिए, लोगों के हितों के लिए असमानता को कम किया जाए, समानता को स्थापित किया जाए। तो उसी के हिसाब से जो है सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो जो ये यानी भले इसका हनन हो जाए, लेकिन उसका दायित्व बनता है कि समाज में भौतिक संसाधनों को समान रूप से वितरित किया जाए, संकेंद्रण किसी का ना हो। ठीक है, यानी कोई भी संसाधन धन का संकेंद्रण ना हो, इसके लिए जो है ये सरकार के द्वारा कार्य किया गया। तो ये थे, यानी इसको कब जोड़ा गया है 31 गीत में 25वां संविधान संशोधन 1971 में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 में 31C को जोड़ा गया था। ठीक है, 31C को 25वां संविधान संशोधन 31 ये 71 में जोड़ा गया। इसमें ये कहा गया कि 39B 39C को अगर लागू किया जाएगा तो अनुच्छेद 14 और 19 का हनन होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। तो आई होप समझ में आया होगा। 39A इसको फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में जोड़ा गया था। इसी में सेकंड क्लॉज जो है 17वां संविधान संशोधन जो है 1964 में इससे जोड़ा गया था। इसमें कृषि और भू जमीन की बात की गई है। और यहाँ पे देखिए, तो ये था, यानी ओवरऑल क्या बात हुई, क्या यहाँ पे चर्चा की गई है कि जो संपत्ति का अधिकार पहले था, जो संपत्ति का अधिकार था भाग 3 में, उसे हटा करके, वहां से निरस्त करके 44वें संविधान संशोधन में निरस्त करके उसे भाग 12 में अनुच्छेद 300 में जोड़ दिया गया। ठीक है, और उससे और भी यानी संपत्ति से संबंधित मामलों को सॉल्व करने के लिए जो है कई संशोधन किए गए। और संशोधनों के तहत जो है 31 यानी ABC तीनों जोड़े गए। ठीक है, और उनमें जोड़े गए क्या क्या प्रावधान हुए वो हम लोगों ने समझा, 31A 31B और 31C। ठीक है, तो ये मतलब हमारे वर्तमान की जो स्थिति है, ये वर्तमान की स्थिति है। तो इनके द्वारा जो संविधान में जो इसमें प्रावधान है, तो संपत्ति के अधिकार का देखिए अभी भी हनन नहीं हुआ है, पूरी तरीके से खत्म नहीं किया गया है। जो 30 में जो है अभी भी जो है एक प्रावधान है जो 44वें संविधान संशोधन 1978 में ही जोड़ा गया था, जिसमें जो है अल्पसंख्यक की शैक्षणिक संस्था से संबंधित अगर कोई संपत्ति या जो है भूमि अधिग्रहित की जाती है सरकार के द्वारा, तो सरकार जो है उसको मुआवजा देगी। तो 30 में ये कहा गया था। उसके बाद 31 ये हो गया, जिसमें जो है लोकहित के लिए बात की गई है। तो फंडामेंटल राइट वहाँ पे काम नहीं होंगे, नहीं काम करेंगे। उस तरीके से बी में तो सभी को पता है कि जो नवी अनुसूची जोड़ी गई, नवी अनुसूची जो है भूमि सुधार से संबंधित जो कानून थे उनको ये कहकर संसद के द्वारा जोड़ दिया गया कि अगर कोई कानून नवी अनुसूची में रख दिया जाता है तो उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। ठीक है, यानी न्यायिक समीक्षा से उनको बाहर रखा गया। इससे बाद में एक चीज और समझ लें, यहाँ पे छूट गया, देखिए जो यहाँ न्यायिक समीक्षा खत्म की गई थी, ठीक है, उसे वापस कब लाया गया। एक था आईआर कोहेल्लो मामला था 2007 में। इसमें जो है न्यायालय ने निर्णय दिया, न्यायालय ने ये कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान की एक विशेषता है, इसे किसी कानून या किसी के द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता। इस आईआर कोहेल्लो मामले में जो है
न्यायालय के द्वारा ये कहा गया था कि संवैधानिक न्यायिक जो समीक्षा है वो संविधान की मूल विशेषता है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा क्या होता है? किसी भी कानून और नियम की संवैधानिक जांच करना न्यायालय के द्वारा। तो इसमें ये कहा गया। इसके बाद में फिर एक और बात आई 24 अप्रैल 1973 में 24 अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती मामले में, किसमें? केशवानंद भारती मामले में जो है न्यायिक समीक्षा से यानी जो रोक लगाई गई थी यहाँ समीक्षा करने से, वो यहाँ पे ये निर्णायक मत आया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई भी विधि कानून अगर बनकर तैयार होता है, अगर उसको नवीन सूची में रखा भी जाता है तब भी उसकी न्यायिक समीक्षा होगी, यानी न्यायिक समीक्षा से बाहर लाया, न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत उसको दोबारा लाया गया। यानी जो 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई भी कानून बनता है, कोई कानून जो है आता है, तो उसे चाहे वो नवीन सूची में रखा जाए ना रखा जाए, रखने के बावजूद भी उसकी नई समीक्षा होगी, क्योंकि ये बताया गया ना कि इसकी मूल विशेषता है। तो ये 2 पॉइंट याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहीं ना कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती मामले तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया वो भी याद रखिए कि न्यायिक समीक्षा को पुनः जो है बहाल किया गया, पुनः जो है तो लागू किया गया कि अब जो 24 अप्रैल 1973 के बाद जो कानून बनेंगे सभी की न्यायिक समीक्षा होगी। ठीक है, तो ये चीज है। 31B से संबंधित कुछ पॉइंट हैं, उनको याद रखिए। देखिए ये ऐसे जो अनुच्छेद हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर जगह मिलते भी नहीं है, इतनी उलझी हुई लैंग्वेज लिखी होती है कि खुद ही नहीं समझ में आता कि वो क्या कह रहे हैं। तो और जबकि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, आने वाले एग्जाम्स के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा भी जा सकता है, और अच्छे से तैयार रखिए। आई होप समझ में आया होगा। अगर कुछ क्वेश्चंस है, कुछ पूछना है तो जो है समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आराम से जो है आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।